नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की जीडीपी गिरने की खबर 4-5 दिन से लगातार चल रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे गिरने से हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। हमको एक आंकड़ा दिख रहा है, ठीक है भाई, मुन्ना पिछले साल 92% नंबर लाया था, इस बार 87% नंबर लाया है। ज़्यादातर इंडिया को जीडीपी के आंकड़े से सिर्फ इतना मतलब है कि पहले आंकड़ा ज़्यादा आया था, इस बार कम आ गया है। लेकिन ये जो मुन्ना कम नंबर लाया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जीडीपी का आंकड़ा कम होने का मतलब देश के लिए, समाज के लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या होता है? अक्सर लोग बात करते हैं ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ये फला कम हो जाएगा। वो सारी बातें शास्त्रीय बातें हैं। लेकिन मैं अगर एक छोटा सा आदमी हूँ, 15,000 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ या मेरी परचून की दुकान है, तो इस जीडीपी के आंकड़े का मुझ पर क्या असर पड़ेगा और मैं इसको लेकर कैसे समझूं, क्या सावधान रहूं? तब मुझे समझ में आएगा भाई मुन्ना नंबर कम लाता है या ज़्यादा लाता है तो उससे क्या होता है। आज हम अत्यंत सरल तरीके से इस जीडीपी के मामले को, जीडीपी के खेल को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये सारी चीज़ें इस मुल्क को, जिसमें हम भी बैठे हुए हैं, वो नाव है, जहाज़ है, किस तरफ ले जा रही हैं, एकदम सरल तरीके से। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। पहले जीडीपी क्या है? ये इंडिया जो माल बना रहा है, कितना माल बना रहा है, ये जीडीपी है। माल बना रहे का मतलब पैसे कमा रहा है नहीं, ये भी माल बनाने का एक मतलब होता है। लेकिन यहाँ जीडीपी के मामले में कितना माल हम अपने यहाँ पर बना रहे हैं। कोई फैक्ट्री में बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सारी की सारी मिला के चीज़ें, जितना भी माल तैयार हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी देश में, वो होता है जीडीपी। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं 5.4%, ये परसेंट, वो परसेंट, तो आप कहेंगे प्रोडक्शन क्या परसेंटेज में होता है? तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो? तो ये क्या है? जीडीपी की तरक्की के आंकड़े हैं, जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़े हैं। यानी जो हम माल बनाते थे वो हमने कितना ज़्यादा बनाया या कितना कम बनाया, इसके ज़रिए पता चलता है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस बार जो आंकड़े आए हैं उन पे एक नज़र डाल लीजिए। हमारे पास जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो Q2 यानी दूसरी तिमाही के आंकड़े हैं और वो कहते हैं 5.4% हैं। यानी हम 5.4% ही इस तिमाही में ज़्यादा माल बना सके पिछले साल के मुकाबले, पिछली तिमाही के मुकाबले। लेकिन अगर इस आंकड़े को साल से साल नापें, क्योंकि आंकड़ों को तो कई तरह से देखा जाता है, तो पिछली साल और इस साल नापें तो 8.1% होता था, जो इस साल 5.4% हो गया है। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी नापें तो पहले 6.7% था। तो ये सिचुएशन, मतलब पिछले साल इस क्वार्टर में 6.7% था, 5.4% हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश में माल कम बन रहा है, देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो आप कहोगे ठीक है, कम बन रहा है, क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई? तो आंकड़े कुछ और भी बताते हैं। पहले हम आंकड़ों को थोड़ा समझें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसने केवल 3.5% ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले माल छापा है। इसके अलावा माइनिंग में 0.01, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में 2.2%, यानी जो फैक्ट्रियों में माल बनता है वो सिर्फ 2.2% बढ़ा है। बिजली जो है वो स्लो हो गई 3.3%। ये दोनों आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। और इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो 7.7% बढ़ा है। इसके साथ साथ जीएसटी के आंकड़े भी आए हैं और जीएसटी कहती है कि उसका जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2.7% गिर गया है और 1.82 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है।
अब ये दो आंकड़े हमको समझने में काफ़ी मदद करेंगे। देखिए, हमारी फैक्ट्री में माल कम बना। माल कम बना तो क्या होगा, पहले ये समझिए। माल कम बना तो अगर माल नहीं तेजी से बना, 5.4% की ग्रोथ का मतलब पता है क्या है? बाजार में रुपए की कीमत भी गिर रही है। जो सामान भी आप बाजार से पैसा लेते हो, फाइनेंस कराते हो, कोई भी आदमी फैक्ट्री जो है वो चलाने के लिए कहीं से पैसा उठाता है, तो अगर उसकी कमाई ब्याज बढ़ने, टैक्स बढ़ने और रुपया सस्ता होने से ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ी तो वो तरक्की नहीं है, पीछे जाना हो गया। 7% तो बैंक का ब्याज है, और वो भी कब है? जब हम सेविंग अकाउंट में या एफडी में पैसा रखते हैं, और हम एफडी में जो पैसा रखते हैं उससे ज़्यादा ब्याज पे उद्योगपतियों को पैसा मिलता है। यानी ये जितनी तरक्की कर रहे हैं, जितना माल ज़्यादा बना रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, उससे कहीं ज़्यादा इनके ऊपर खर्चे आ गए। जब ये होगा तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जब मेरी फैक्ट्री में माल कम बनेगा, क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं उसमें तो 2.2% ही कारोबार बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, ज़्यादा माल बनाया गया है, तो कमाई भी 2.2% ही बढ़ेगी। तो जब माल कम बनेगा तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा? भाई, माल कम बना तो क्या करेगा? सबसे पहले जिस खर्चे को कम किया जा सकता है वो खर्चा कौन है? जिस आदमी की हमने बात की थी जो 15,000 रुपये महीने मिलते हैं और फैक्ट्री में काम करता है, वो कहेगा भाई माल तो हमारा बन नहीं रहा है, इसलिए एक काम करो, आप जो है घर बैठ जाओ। भाई 4 आदमी को मैं बाहर निकालता हूँ, अगर 15 थे तो सबसे पहला असर किस पे पड़ेगा? बेरोजगारी पे पड़ेगा, रोजगार पे पड़ेगा। क्योंकि वो ये तो कर नहीं सकता कि उसकी फैक्ट्री की जो इमारत उसने ली हुई है किराए पे, या उस इमारत का जो ब्याज दे रहा है वो कल से कम कर दे। वो ये भी नहीं कर सकता कि अपनी मशीनों का जो खर्चा है, उसका जो मशीन उसने खरीद ली हैं उस पर जो ब्याज दे रहा है या उनकी जो घिसाई है उसका पैसा जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कम कर ले। वो बिजली का खर्चा भी थोड़ा बहुत ही कम कर सकता है, तो क्या करेगा? सबसे पहले किसको बाहर निकालेगा? मजदूर को बाहर निकलेगा। क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, भाई जब उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, माल ज़्यादा नहीं बिक रहा है, फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.2% है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 3.3% बढ़ी है, यानी अब वो माल केवल 2% ज़्यादा बना रहा है, 2.25%। अब 2.25% ज़्यादा माल बना रहा है तो उसके माल पे जो वो टैक्स देगा सरकार को, वो सरकार को जो टैक्स हर साल बढ़ना चाहिए। भाई सरकार के सामने भी महंगाई की समस्याएं हैं, सरकार के सामने भी ब्याज चुकाने की समस्याएं, क्योंकि सरकार लगातार कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। 4 गुना कर्जा हो गया मोदी जी के पदार्पण के बाद से, तो उस पर 4 गुना ब्याज भी देना है। तो 4 गुना ब्याज देना है तो फैक्ट्रियों में माल ज़्यादा बनना चाहिए, तभी तो टैक्स ज़्यादा आएगा। अब कर्जा तो देना पड़ेगा मोदी जी, अब टैक्स ज़्यादा आए या ना आए, जीएसटी का कलेक्शन भी कम हो रहा है, तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी कहेंगे भाई कोई तरीका लगा के टैक्स और वसूलो, टैक्स का नया तरीका निकालो। एक डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, याद है, बना रही है सरकार। इसी तरह से तरह तरह, जैसे जीएसटी उन्होंने निकाला, नया तरीका जनता से पैसे वसूलने का। और जब लॉकडाउन था, ये सारे काम नहीं हो रहे थे, तो सरकार ने ट्रैफिक चालान करने को बढ़ा दिया था, करो दबा के चालान, आन दो पैसे। तो क्या होगा? टैक्स बढ़ेगा। तो टैक्स बढ़ेगा तो ये जो फैक्ट्री वाला है ये पहले से ही पिस रहा था, और जब इसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, या इसके कच्चे माल पे टैक्स बढ़ेगा, या इसके कहीं से सप्लाई पे टैक्स बढ़ेगा, फिर ये और बोझ झेलेगा। दूसरा, सरकार में जो चलते पुर्जे लोग बैठे होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर सेटिंग करते रहते हैं। जैसे कि बिजली, हर फैक्ट्री हिंदुस्तान में वो बिजली के बगैर चल नहीं सकती, कोई भी बिजनेस बगैर बिजली के हो नहीं सकता। अब सरकार जब ये करेगी
कि जबरदस्ती विदेशी कोयला 10 गुने दाम में मजबूर कर देगी खरीदने को किसी फैक्ट्री को, तो क्या होगा? जाहिर बात है उसको अपनी बिजली महंगी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। इसी तरह से और अलग अलग जगहों की कॉस्ट ज़्यादा आती जा रही हैं। उसकी बचत करने के लिए वो क्या कर रहा है? वो मज़दूर को कह रहा है भैया तनख्वाह थोड़ी कम दे पाऊँगा, नौकरी से तो सबको निकाल नहीं देगा। मशीन वाला तो कह रहा है भाई इतने की मशीन आएगी, लेना तो लो, तो मज़दूर की तनख्वाह कम कर पाऊँगा। तो जब किसी मज़दूर को 7,000 8,000 ही मिलेंगे तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? नरेगा मनरेगा में घर जाके बैठ जाएगा, या फिर उसके लड़के को बोलेगा तू भैया ITI में जाके ये फिटर वाला डिप्लोमा मत करियो क्योंकि इसमें कमाई नहीं है। तो क्या होगा? इस देश में मज़दूरों की संख्या कम होती जाएगी। जब हिंदुस्तान में दक्ष लोग कम मिलेंगे तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों के आउटपुट पे उसका असर पड़ेगा। अगर एक्सपर्ट लोग होंगे उतना ही माल बना देंगे, कम लोग नहीं होंगे तो ज़्यादा लोग लगेंगे। बिजली का एक और ताज़ा घोटाला अभी आपके सामने आया, अडानी जी वाला, सोलर एनर्जी वाला। उस घोटाले का ऐसा एग्रीमेंट किया गया तगड़ा, जिसमें कि अब चंद्रबाबू नायडू चाहें भी तो उसको नहीं बदल सकते हैं। और वो ये किया है कि 4 गीगावाट 24 में देना है, 4 गीगावाट 25 में देना और 1 गीगावाट 26 में देना है। कुल मिला के चंद्रबाबू नायडू को ये सोलर ऊर्जा खरीदनी पड़ेगी, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है अडानी जी ने, जिसका आरोप लगा है अमेरिका के कोर्ट में। बिजली खरीदनी ही पड़ेगी अडानी जी वाली, वो बिजली आपको सोलर कॉरपोरेशन से खरीदनी पड़ेगी और उस बिजली के लिए वो पैसे जाएंगे अडानी के पास। और आपने जो रिश्वत खाई है उसके बावजूद खरीदनी पड़ेगी। नई सरकार उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकती। अब खरीदती है तो 1 रुपये यूनिट या 80 पैसे यूनिट। इस पर आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें माथापच्ची चल रही है। आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अब वो जो 1 रुपये यूनिट महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, और अगर नहीं आप कहोगे नहीं साहब हम कैंसिल करते हैं प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आप फंस जाओगे, क्योंकि पावर परचेज एग्रीमेंट बहुत टाइट बनाया गया है और 2800 करोड़ रुपया टर्मिनेशन चार्जेस के तौर पे आंध्र प्रदेश सरकार को देने पड़ेंगे। 2800 करोड़ रुपए कब तक? 25 साल तक। 25 साल तक 2800 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने ये बिजली लेने से मना किया, जिसका आपने एग्रीमेंट किया है। 6,000 करोड़ रुपए खा के आपका कोई आदमी एग्रीमेंट कर गया है, उसकी सरकार चली गई है, लेकिन आप इससे वापस नहीं हट सकते। यानी अडानी के जितने एग्रीमेंट हुए हैं, इनकी लीगल भाषा ऐसी बनाई गई है कि कोई पीछे हट भी नहीं सकता। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू द टॉपिक। जब बिजली के दाम इस तरह बढ़ाए जाएंगे तो जो फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। आप देख रहे हैं प्रोडक्शन ज़्यादा ना होने के कारण कर्मचारियों का वेतन कम होता जा रहा है। जो आपने अभी देखा, कंपनी नए आदमी नहीं रख पाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखेगी, उसमें भी वेतन कम मिलेगा। तो इस तरह से एक तो आपकी पावर की कॉस्ट बढ़ गई, दूसरी तीसरी कॉस्ट बढ़ती चली गई। और वो जो फैक्ट्री वाला है उसके पास सिवा इसके कोई रास्ता नहीं है कि वो किसी तरह से मैनेज करे। अब जब लोगों के पास काम नहीं है, वेतन कम है क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, जब वेतन कम होगा तो लोग सामान कम खरीदेंगे। जब सामान कम खरीदेंगे तो मैंने आपको बताया था किस तरह से हिंदुस्तान में नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों की बिक्री डिप हो गई है, उनका माल कम बिकने लगा है। तो जब कम खरीदेंगे तो फिर से कम बनेगा, कम बनेगा तो आप कहोगे कि ग्रोथ नहीं हुई। तो अब इस तरह के एक चक्र में हमारा समाज फंस गया है। इतनी देर में आप ये समझ गए होंगे कि जो 5.4% जो ग्रोथ रेट है इसका मतलब क्या है।
ऐसे समझिए कि मैंने पैसा एफडी किया, मुझे 7% ब्याज मिला, 7% ब्याज मिला, उस पर 30% इनकम टैक्स लग गया, ठीक है। और बाकी जो मुझे 4-5 हज़ार रुपये 4-5% पैसा बचा, वो 5% पैसा भी रुपए की कीमत बढ़ने के नाम पे, क्योंकि 5 साल में मुझे एफडी में पैसा बढ़ेगा, स्वाहा हो गया। इसी तरह से जब आप ये कैलकुलेशन निकालते हैं तो इस कैलकुलेशन के साथ साथ आपके हिंदुस्तान की जो तरक्की है, ये 5.4%, ये भी स्वाहा होती जा रही है। सरकार जो है वो है सफ़ेद हाथी जो आपने पाल रखा है। वो नई नई बिल्डिंग बना सकता है, नए नए शौचालय बना सकता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां बना सकता है, बहुत कुछ बना सकता है, लंबे लंबे एक्सप्रेस वे हाईवे बना सकता है, कर्जा ले लेके कर्जा ले लेके कर्जा ले लेके कर्जा ले लेके। विदेशी कर्जा 4 गुना हुआ है। अगर आप घरेलू कर्जा देखेंगे, जो बैंकों से पैसे लिए हैं, सरकारों ने पैसे लिए हैं, स्थानीय लेवल पे पैसे लिए हैं, ग्राम पंचायतों ने कर्जे लिए हैं, वो और भी हाई हैं। और ये सब लोग उस कर्जे का ब्याज हमारी इस इकोनॉमी से ही तो वसूल रहे हैं, उसी फैक्ट्री से, उसी किसान से, उसी मजदूर से। कहीं उसकी सब्सिडी कट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर वोट लेना है तो 80 करोड़ लोगों को किसान अनाज दे दो। मैं गारंटी करता हूं, लाडली बहन योजना की आप निष्पक्ष जांच करा लें। जितनी महिलाओं को इन्होंने रुपए बांटे हैं नोट वोट लेने के लिए, उसकी 25-30% से ज़्यादा महिलाएं उस योजना की अपनी जो पात्रता है उस पर खरी नहीं उतरेंगे। सबको मालूम है कि गरीबी की रेखा के नीचे है, लेकिन गरीबी की रेखा के ऊपर वाली महिलाओं को भी पैसे दोनों हाथ से बांटे गए ताकि वोट मिल सके, और दूसरी पार्टी भी इस पर सवाल नहीं उठा रही है, क्योंकि फिर महिला उससे नाराज हो जाएंगी। लूट चल रही है। कोई कोर्ट चला जाए, कोर्ट समझ ले, सुन ले तो बचे, वरना सरकार दबाव में है और वो टैक्स बढ़ा रही है। इस तरह से किसी भी देश का सिस्टम कुछ गलत पॉलिटिकल नीतियों के जरिए शिकंजे में आता चला जाता है। अब आप थोड़ा सा इस पे जाइए कि जब आप माली अच्छा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। तो एक आंकड़ा है जो भी हाल में मैंने एक लेख पढ़ा, और उसमें बताया गया कि किस तरह से भारत में तेजी से सरकार ने इस देश की जीडीपी गिराने वाले सारे काम किए। बोले क्यों? आप अगर एक आंकड़ा उठा के देखो, स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूं, कि चीन जो है उसका एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और इंपोर्ट उसके मुकाबले कम होता जा रहा है। 20% के करीब उसका गैप आ गया। भारत घाटे में रहता है, बाहर से माल ज़्यादा मंगाता है, अपना कम बेचता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ का जो माल बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो बोले क्यों नहीं जा पा रहा है, ये ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस क्यों है? माना कि आप हेयर ड्रायर जो है वो नहीं बना सकते, बहुत ही नालायक हो, आपको चाइना से मंगाना ज़रूरी है। माना कि बाकी चीज़ों में भी आप नालायक हो, लेकिन क्या बर्गर हिंदुस्तान में नहीं बना सकते हो? ये विदेशी चेन जो यहाँ माल बेच रही हैं, इनके मुकाबले क्या हम यहाँ अपना खड़ा नहीं कर सकते हैं व्यापार? वो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है, मैं 100% ये लगा दूंगा, ड्यूटी लगा दूंगा, वहाँ लगा दूंगा। क्या हम लोग जो ट्रेड डेफिसिट में हैं, ये देश विदेशों से आने वाली आलतू फालतू चीज़ें, हेयर ड्रायर तो क्या, हम बहुत कुछ बना सकते हैं, हम मोबाइल फ़ोन भी बना सकते हैं, हम बनाते थे, कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, सावा, ये वो, स्पाइस मोबाइल, 100 मोबाइल आपने देखे हैं जो यहाँ बना करते थे। बाद में चाइना से आने शुरू किए और उन्होंने उस पर लेवल लगाना शुरू किया। तो ये हमारे जो घरेलू ब्रांड हैं, क्या हम उनको आगे बढ़ाकर, क्या हम कुछ कमोडिटीज, मनमोहन सिंह ने लगा दिया था, WTO तो तब भी साइन किया था कि हम चाइनीज़ खिलौनों को यहाँ नहीं रखेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है आप। कोई भी आदमी अपना कूड़ा बचरा जो है अगर बिक नहीं रहा है तो सस्ते में भारत में बेच के डाल दो। वो सड़े हुए फ़ोन जो आउटडेटेड हो चुके थे, जिनका कोई इस्तेमाल बचा नहीं था, टेक्नोलॉजी बाहर हो गई थी, वो 251 रुपये में मोबाइल करके हिंदुस्तान में चिपका दिए गए। ऐसे ही कभी कभी कंप्यूटर आ जाते हैं बाहर से, कभी कुछ आ जाता है, और सारा कूड़ा यहाँ खपा दिया जाता है सस्ते माल के नाम पे। इसको रोक सकते हो आप। तो इस तरह की चीज़ों को चुन चुन के अगर इंपोर्ट को आप सीमित करो
तो घरेलू इंडस्ट्री अपने आप बढ़ने लगेगी, देसी माल बिकने लगेगा। आप अमेजन को बोलो, फ्लिपकार्ट को बोलो, भैया 50% माल इंडियन होना चाहिए तेरी वेबसाइट पे, हम नहीं जानते। तो ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो पहले शादरा में होती थी, सीलमपुर में होती थी, फरीदाबाद में होती थी, कीर्तिनगर में होती थी, पूरे देश में छोटी छोटी लोग घरों में फैक्ट्रियाँ भजनपुरा में लगा के बैठते थे, वापस आ जाएगा उनका दौर। जो जीएसटी से आपने जिनको ख़त्म कर दिया, जिनको आपने नोटबंदी से ख़त्म कर दिया, तो क्या है कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले कम है। अब क्यों कम है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा माल नहीं बना पाते जिसको दुनिया में लोग खरीदें। अब दुनिया में चलो आप नहीं तो घर में तो बेच ही सकते हो, लेकिन मान लीजिए उसकी वजह है आपके यहाँ पे माल बनाना असंभव है। असंभव कैसे है? आप एक काम करना, आपके पास 15 दिन है, आप ये पता करना कि आप किसी एक चीज़ की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमारा जो माल बना रहे हैं उसकी जो तरक्की है, रफ्तार है, वो अगर ठीक नहीं हुई तो बुरी तरह से कटने वाले हैं हम ही। क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए, माल बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो टैक्स तो चाहिए, तो हम भी टैक्स लगाएगी। मिडिल क्लास पिसेगा, लोअर क्लास ऐसे पिसेगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, मिडिल क्लास में कुछ लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि सही आर्थिक नीति किस लिए ज़रूरी है। और ये भी आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस माथापच्ची और मनोरंजन में सिर खपाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि देश की सही दशा को जान लिया जाए। नमस्कार, जय हिंद।